हेलो नमस्कार सुप्रभात। मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में आए हैं भाग नंबर 4 के अंदर, और भाग नंबर 4 में हमें कहां से कहां तक दिए गए हैं तो 36 से 51 तक हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। मैं आपको पिछली क्लास की जानकारी दे दूं। पिछली क्लास में हमने करा दिया था भाग नंबर 3 कंप्लीट, जिसके बारे में हमने बात की थी जो था हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो भारतीयों को प्राप्त होते हैं और उन्हें वह ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में रख सकती है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकार का कर्तव्य होता है, वो आपका कर्तव्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को सरकार में परमिशन दी जाती है, सरकार ही राज्य के कल्याण के लिए कुछ कार्यक्रम कर चलाती है, उन्हें ही कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो आइए साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, सभी को बता दें कि हमारी क्लास जो है शुरू हो चुकी है। आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आइए आज की क्लास देखने से पहले हम देखते हैं आज की मोटिवेशन शायरी को, जो मैं लाता हूं आपके लिए हर रोज 4 चांद के अंदर। तो 4 चांद के अंदर हमें मोटिवेट करने के लिए आया है अगर किसी काम को करने में अगर आपको अधिक समय लगता है, अगर किसी काम को करने में आपको समय लगता है तो आप समझ लें कि वो काम आपके लिए कितना बेहतर होगा। आप अगर किसी काम को अगर सही तरह से करते हैं, ठीक ढंग से करते हैं, तो उस काम के लिए क्या होता है, वो काम भी आपको इतने ही बहादुरी वाला होगा। उस काम को देख के ये पता चल जाएगी कि हाँ, ये काम हमने जो करा है, जिस काम को देखकर हमको डर लग रहा है, उस काम के अंदर आप माने कि उस काम के अंदर बहादुरी भी बहुत ही ज़्यादा होगी। यानी जिस काम को देखकर डर लग जाता है उसे करने में और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उस काम को करने के बाद जो परिणाम मिलता है वो एक सुनहरा होता है, एक बहुत अच्छा परिणाम होता है। तो आइए साथियों, अब अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको मोटिवेट करने के बाद मैं अपनी क्लास की तरफ चलता हूं। एक बार जो व्यक्ति जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सभी को मेरी क्लास का हर रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो नए व्यक्ति हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी क्लास को एक बार शेयर कर दें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक को देखते हैं और हेडिंग बना सकते हैं आप नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग नंबर 4 की हम बात करेंगे आज, जिसमें हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। तो आइए देख लेते हैं भाग नंबर 4। नीति निर्देशक तत्व। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहां के संविधान से ग्रहण किए थे। मैंने आपको जब मैंने आपको विदेशी स्रोत लिखवाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था, आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो आप जरूर बताएंगे। देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहां से ग्रहण किया था। तो इसके भाग नंबर 4 के अंदर आते हैं नीति निर्देशक तत्व। और ये हमने लिए थे आयरलैंड के संविधान से। तो आइए इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और ये हमारे संविधान में आते हैं 36 से 51 तक, यानी अनुच्छेद नंबर 36 से अनुच्छेद नंबर 51 तक हम इनकी बात करते हैं। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और ये कैसे कर्तव्य हैं, तो ये भारतीयों के यानी राज्य के कल्याण के लिए, ऐसे लिखें, राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए, राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए इन्हीं को संविधान के अंदर लाया गया कि भारतीय राज्य जो हैं वो अपने अपने राज्यों के लिए एक अच्छा दस्तावेज पेश करके लाएं। उसी के बारे में बताया नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। आइए देखते हैं वन बाय वन। सभी को एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक बार वीडियो को सभी को शेयर कर दें। और जो नया बच्चा है, जो नए बच्चे जुड़ चुके हैं, उन्हें भी वो भी मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि
मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा और आपको हर रोज की क्लास की जानकारी भी मिलती रहेगी। आइए अपनी क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं और आज के देखते हैं अनुच्छेद नंबर 36। अनुच्छेद नंबर 36 हमारे पास क्या कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 36 कहता है कि भारत के अंदर नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा क्या होगी। तो आप अनुच्छेद नंबर 36 घेर लें। अनुच्छेद 36 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, और इसके बाद हमारे पास परिभाषा में क्या होगा? तो राज्य एक कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए जगह जगह नए नए नियम बनाएगा और नई नई नीतियां निकालेगा जिससे कि हमारे अपने राज्य का वो विकास कर सके। यही आता है इसकी परिभाषा के अंदर। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 37, और अनुच्छेद 37 हमारे पास कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में बाध्य नहीं होंगे। यानी मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, उन्हें आप चाहें तो उनका अगर आपका हनन होता है तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई नीति निर्देशक तत्व छीन लिया जाता है तो उसके खिलाफ आप केस दायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारतीय राज्य अपने कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उसे चलाता है। इसमें सरकार यानी जनता का हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार अपने अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था बनाने के अनुसार इसे अपने अपने जगह जगह चलाती है। तो आइए अपना देखते हैं अनुच्छेद नंबर 37। तो अनुच्छेद नंबर 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में बाध्य नहीं किया जाएगा। देख लें आप। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में बाध्य नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने नोट्स स्वयं से बनाएं, स्वयं ही आपको लिखना है। आप क्लास नोट्सों के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं फिर भी आप उन्हें नहीं पढ़ पाते। क्योंकि आप अगर अपना नोट्स बनाएंगे तो एक बार उसे ज़रूर पढ़ेंगे, एग्ज़ाम से पहले आप एक बार ज़रूर पढ़ लें उसे, तो आपका उसी में काम हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम भी आप भटकते रहते हैं कि उस क्लास को देख लूँ, उसे देख लूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है। मैं बिगर बात के अपने सारे चीज़ों को बताता चलता हूँ। तो इसके बाद आप इसे नोट कर लें। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 38 आता है, और अनुच्छेद नंबर 38 कहता है कि आपने नोट कर लिया होगा। सॉरी। अनुच्छेद नंबर 38 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जो भी उससे हो सकता है वह कार्य चलाएगा। तो आप नोट कर लें अनुच्छेद नंबर 38 को कि अनुच्छेद नंबर 38 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कार्यक्रम चलाए।
ये सिर्फ राज्य का कर्तव्य है, इसमें राज्य चाहे तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। वो राज्य की जो शक्तियां हैं, जो विधानमंडल है हमारा, उसके अनुसार सारा कार्य होता है। मैं आपको अगले अनुच्छेदों में बताऊंगा कि हमारा विधानमंडल कैसे कैसे कार्य करता है। आप इसे नोट कर लें कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक हो। किसी भी तरीके से अगर कोई योजना निकालता है या कोई भी करता है तो वो योजना संबंधित कहाँ की बात आएगी, तो वो अनुच्छेद नंबर 36 से संबंधित बात होती है। यानी जो योजनाएं आती हैं, आप इसमें लिख सकते हैं योजनाएं के बारे में जो जानकारी होगी हमें कहाँ से होगी, तो योजनाओं के बारे में भी हमें कहाँ से, अनुच्छेद नंबर 38 ही बताएगा। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 39। तो अनुच्छेद नंबर 39 हमारे पास क्या कहता है, आप इसे देख लें 39। तो 39 के अंदर हमें बताया कि एक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के लिए सामाजिक कार्यक्रम चलाए। इसके बारे में भी सामाजिक कार्यों की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें किस तरह से की गई है कि एक व्यक्ति को यानी न्यूनतम मेहनताना इसमें नहीं न्यूनतम मेहनताना, यानी जो एक व्यक्ति है उसे एक कार्य के लिए जो वेतन दिया जाएगा वही दिया जाएगा महिलाओं को भी, यानी महिला और पुरुष को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद नंबर 39 के अंदर। आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको पूरा मिटा देता हूं जिससे कि हमारी सारी जानकारी एक पेज पर ही आ जाए, बार बार मिटाना ना पड़े। तो अनुच्छेद नंबर 39 हमारा कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। वेतन यानी चाहे महिला या पुरुष, यानी कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो जितना काम करेगा उसे उसी के हिसाब से उसका मेहनताना यानी उसे वेतन दिया जाएगा। इसी के बारे में हमें बात बताई कहां पर, तो अनुच्छेद नंबर 39 के अंदर। इसके बाद हमारे पास अनुच्छेद नंबर 40 आता है और हमारे पास अनुच्छेद नंबर 40 कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। वो कहां पर है, तो गठन की बात कहां पर की गई है, अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर। और इसी अनुच्छेद नंबर 40 को गांधीवाद से प्रेरित किया गया है। गांधी जी ने सबसे ज्यादा वरीयता किसे अनुच्छेद को दी थी, तो अनुच्छेद नंबर 40 को ही कहा था कि यह अनुच्छेद बहुत अच्छा अनुच्छेद है, इसीलिए संविधान में इसे कहा गया है कि गांधीवाद से प्रेरित कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है अनुच्छेद नंबर 40। तो आप नोट कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 40 है हमारे पास प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज का गठन। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का गठन का प्रावधान। और ये हमें कैसा अनुच्छेद है, तो ये गांधीवाद से प्रेरित, क्योंकि गांधी जी ने सबसे ज्यादा मान्यता ये किसे दी थी, तो वो अनुच्छेद नंबर 40 को। तो आप लिख सकते हैं गांधीवाद से प्रेरित। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है, जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 41। और 41 में हमें बताया है कि रोजगार और कार्य पाने का अधिकार, यानी कार्य और रोजगार पाने का अधिकार हमें कहां पर है, तो अनुच्छेद नंबर 41 के अंदर। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद नंबर 41 है, आप इस अनुच्छेद को सोचकर ये सोच रहे होंगे कि हमें जब ये अधिकार है कि हम रोजगार पा सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं, तब भी हम बेरोजगार क्यों हैं। ये आपका सवाल बन सकता है, मानता हूं मैं आपके सवाल को
पहले ही हल कर देता हूं कि यह सरकार का नीति निर्देशक तत्व है, ना कि मौलिक अधिकार। ये अगर आपका मौलिक अधिकार होता तो आप इसके खिलाफ केस दायर कर सकते थे कि हम बेरोजगार क्यों हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार, और इस पर सरकार ही अपना फैसला कर सकती है। सिर्फ अगर बच्चा या कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह उस पर सिर्फ अपना केस डाल सकता है, लेकिन उसकी सुनवाई हो या ना हो वो सरकार तय करेगी। सरकार ही तय करेगी कि क्या करना है। इसी के बारे में बताया है कि कार्य और रोजगार पाने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 41 में है। वो सिर्फ अधिकार है, राज्य के अनुसार किया जाएगा, लेकिन राज्य जो चाहता है होगा वही, क्योंकि ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व। तो आप नोट कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 39 को डालकर, सॉरी 39 नहीं 41, 41 है हमारा कार्य और रोजगार पाने का अधिकार। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं 42। अनुच्छेद 42 हमारे पास क्या आता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए न्याय संगत और मानवीय दशाओं का होना। यानी न्याय संगत और मानवीय दशाएं का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लायक है तभी वह उस काम को कर सकता है, और तभी उसे न्याय संगत दशाओं का मतलब ये होता है कि न्याय संगत दशाओं का मतलब कि कोई भी व्यक्ति को न्याय, ये मतलब कोई भी व्यक्ति को काम, जिस काम के लिए उसे दिया गया है, जिस काम के लिए, यानी अगर वो कोई व्यक्ति बीमार है या कोई व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वह उस समय काम नहीं कर सकता। वो सरकार का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति का जो मालिक है, जो भी कारखाना है, उसे जाकर नोटिस दे कि आप ऐसा ना करें कि कोई व्यक्ति बीमार है तब भी आप उससे काम करा रहे हैं। तो इसी के बारे में बताया अनुच्छेद नंबर 42 में। तो अनुच्छेद नंबर 42 आप नोट कर सकते हैं। 42 हमारे पास आता है कि न्याय संगत और मानवीय दशाओं में ही कार्य करने को प्रेरित किया जाएगा। कार्य करने के लिए आप ऐसे नोट कर लें कि कार्य करने के लिए न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, मानवीय दशाओं का होना। ये किसके अंदर आता है? तो अनुच्छेद नंबर 42 कहता है कि मानवीय दशाओं के ही आप काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे माने कि अगर कोई भी महिला कर्मचारी, अगर उसे कोई परेशानी है, यानी प्रेगनेंसी संबंधी या और भी कोई संबंधित उसे कोई संबंधी समस्या है, तो उसे प्रसूति सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध कराना किसका कर्तव्य है? तो सरकार का कर्तव्य है कि उसे प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराए। ये भी किसके अंदर आता? तो अनुच्छेद नंबर 42 के अंदर ही आता है कि महिलाओं को प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराना। ऐसे लिख लें आप, दूसरा डाल के इसमें नोट कर सकते हैं कि महिला कर्मचारियों को प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सरकार का कर्तव्य है, करे या ना करे वो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि वह कर रही है अपना काम ठीक तरह से या नहीं कर रही है। अगर वो सरकार ठीक तरह से अपना काम कर रही है तो वह एक बेस्ट सरकार, बहुत अच्छी सरकार कही जाएगी। लेकिन अगर वो कार्य नहीं कर रही है ठीक तरह से तो वह अच्छी सरकार नहीं कही जाएगी। तो वह सरकार कैसी कही जाएगी? तो वह सरकार खराब सरकार कही जाएगी कि ये सरकार किसी काम की नहीं है, ये अपने राज्य के हित में कोई काम नहीं कर रही है। तो फिर उसके बाद आपकी सरकार बदल भी सकती है,
इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला अनुच्छेद आता है हमारे पास, जिसे कहते हैं 43 तो मैं करा चुका हूं। इसके बाद हमारे पास 43 आता है, और 43 में हमें कहा है कि राज्य के कार्य को करने के लिए न्यूनतम मेहनताना और अवकाश का प्रावधान, साप्ताहिक अवकाश और न्यूनतम मेहनताना, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो मैंने आपको बताया था कि एकदम निकल जाता है जबान से। ये अनुच्छेद नंबर 43 के अंदर है, तो आप नोट कर लें 43। इतने इजी वे से मैं आज पढ़ाता हूं कि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। एक एक चीज को मैं बड़े इजी वे से समझाता हूं, जिससे कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ये क्लास किसी और की देखने की कोई जरूरत ना पड़े। आपने एक बार मुझसे संविधान पढ़ लिया तो आप मान के चलें कि हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और एक बार में ही ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा कि आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आप मेरी बात पर गौर करें कि मैंने जो भी चीज आपको पहले बताई, आप उसे मुझे बता सकते हैं कि इसमें यह कमी थी। मैं अपने अनुसार ये चाहता हूं कि मेरी क्लास के अंदर कोई भी ये कमी ना रहे कि किसी भी चीज को समझाने के लिए, किसी भी चीज को बताने के लिए कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट मेरा जो मेरी क्लास देखता है, वह किसी और क्लास के साथ जाए और वहां जाकर देखे और मेरी क्लास से संबंधित और भी अन्य जानकारियां उस क्लास में हो। मैं आपको यही जानकारी सारी इसी क्लास में देने की कोशिश करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो व्यक्ति नया है वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आपको हर रोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपको पता ही है मेरी क्लास हर रोज 2 PM पर होती है। आइए देखते हैं 43, अनुच्छेद 43। और अनुच्छेद 43 हमारा कहता है कि न्यूनतम मेहनताना, क्या चलना है हमारा, सरकार का कर्तव्य यानी राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वह न्यूनतम मेहनताना और साप्ताहिक अवकाश प्रदान करे। यानी प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के नागरिकों को न्यूनतम मेहनताना दे, यानी रोजगार दे, और उनके लिए एक सप्ताह के अंदर एक अवकाश भी होना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत के अंदर जो साप्ताहिक छुट्टी यानी जो साप्ताहिक छुट्टी है, साप्ताहिक अवकाश है हमारे पास, वो कब से शुरू हुआ? तो बात है 1843 की। 1843 में साप्ताहिक यानी अवकाश की शुरुआत हुई। अवकाश शुरू कब से हुआ है? तो हमारे पास 1843 से शुरू हुआ है। यह भी बता दिया मैंने आपको। इसके बाद अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 44, जिसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। सॉरी, पहले आप 44 से पहले आप 43 का 1 लिख लें, जिसमें बताया हमें कि औद्योगिक प्रबंधों में कर्मचारियों को सहभागिता दी जाए। औद्योगिक प्रबंध में आप यही नोट कर सकते हैं, छोटा सा अनुच्छेद है 43 का ए। औद्योगिक प्रबंध में जो है कर्मचारियों को क्या किया जाए? तो औद्योगिक प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता दिया जाए। प्रबंध में सहभागिता कर्मचारियों को। और इस अनुच्छेद का मतलब है औद्योगिक प्रबंध, मतलब जैसे कि कोई भी कंपनी,
कोई भी व्यक्ति अगर कोई नया काम शुरू करता है तो वो उस काम के लिए क्या करे, तो उस काम के लिए अपने कर्मचारियों से भी बातचीत करे कि हमारा जो काम चल रहा है, जो हम जो करने जा रहे हैं, यह कैसा है, यह कैसा रहेगा, ये किसी के हित में कैसा रहेगा, अगर किसी के अहित होता है तो इस पर हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। यानी वो अपने कर्मचारियों से पूछ सकता है कि आप ऐसे ऐसे क्यों कर सकते हैं। इसके बारे में भी बताया हमें अनुच्छेद नंबर 43 के ए के अंदर। आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला आता है 44, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि समान नागरिक संहिता 44 आता है समान नागरिक संहिता के बारे में। और जो हमारा एकमात्र राज्य है, आप उसे कमेंट करके बताएं कि किस में लागू है ये अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। आपने इससे पहले बहुत क्लासें देखी होंगी, लेकिन आपको किसी ने बहुत कम समझाया हो समाज नागरिक संहिता क्या होती है। समान नागरिक संहिता का यह अर्थ है कि जो भी राज्य है उसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है और या वो कोई किसी अच्छे पद पर है तो उसके लिए वही कानून पेश किए जाएंगे जो एक मजदूर के लिए पेश किए जाते हैं। यानी समान नागरिक संहिता का अर्थ यही है कि समान नागरिक यानी कि कोई गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति के लिए, यानी अगर उस सरकार का उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री भी है ना, तो उस पर भी वही सब कुछ लागू होगा जो एक गरीब पर होता है। यानी सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उस पर सारे नियम वही लागू होंगे जो एक गरीब पर होते हैं। जैसे कि गरीब पर अगर कोई दोष लगा दिया है, कोई मुजरिम होने का आरोप लगाया है, तो उसके लिए जो कानून बने हैं, और अगर किसी बड़े व्यक्ति पर ये कानून लगाए गए हैं तो उस पर भी वही कानून लागू होंगे जो एक छोटे व्यक्ति पर होते हैं। इसका अर्थ यही है समान नागरिक संहिता का। और इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो फर्स्ट राज्य है प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। तो गोवा है प्रथम राज्य। लेकिन जो दूसरा राज्य हमारे पास मांग कर रहा है समान नागरिक संहिता की, और यहाँ पर बिल भी पेश हो चुकी हैं, तो वो कौन सा है, तो आप दूसरा भी करके लिख सकते हैं। वैसे अभी इसमें पेश नहीं हुई है, लेकिन ये मांग कर रहा है समान नागरिक संहिता की। दूसरा राज्य हमारे पास उत्तराखंड मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक बिल ही आया है, लेकिन अभी तक पेश नहीं हुआ है, भी पारित नहीं हुई है। इसके बारे में मैंने आपको करंट से रिलेटिव भी जानकारी देता चलूंगा। आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 45। और अनुच्छेद नंबर 45 हमारे पास कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह 6 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सहायता प्रवेश की जाए। तो अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं, तो अगला अनुच्छेद है कि 6 वर्ष के बच्चे हैं, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारा कैसा कर्तव्य है, तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन ये अधिकार हमें कहां पर दिए गए हैं, तो अनुच्छेद नंबर 21 के ए में भी दिए गए हैं, जो हमारे पास आए बाद में, कब, 2002 के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारे संविधान में व्यवस्था कर दी थी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, अनुच्छेद नंबर 45 के अंदर, जिसकी बात करेंगे हम कल। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। जैसे कि हमारी क्लास का टाइम भी हो चुका है, हमारी क्लास लगभग आधा घंटे की क्लास रहती है रोज डेली। तो हमारी क्लास का जैसे कि आज टाइम समाप्त हो चुका है, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। और जब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। और जो व्यक्ति नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी। अंत में वही चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।